देखो ना उधर चल तो रहा है यार। मतलब आज का दिन अच्छा है मेरा। आप भी टाइम पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो और ये भी मजाक कर रहे हो यार। क्यों भैया यार, ऐसे मत करो यार। सीधे साधे इंसानी निनान संभाल के रख यार। जलेबी की तरह सीधे हम। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे चिन्नी मिन्नी बातें, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अगर लास्ट क्लास के जो चीजें पढ़ाई थी उसका न्यूमेरिकल और ग्राफिकल पार्ट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। तो क्या था? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए टू एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा बेटा? टाइम इंटरवल स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो डेल्टा टी जब टेंस टू जीरो होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या था? चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। ये वैल्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है बेटा? dx अपॉन dt। क्योंकि डेल्टा t टेंस टू जीरो मींस टाइम इंटरवल है ही नहीं। टाइम इंटरवल नहीं है, बहुत बहुत कम समय की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो स्लोप के बराबर हो जाएगा। dx by dt is chosen at that particular instant of time during which the rate of the reaction is supposed to be almost constant। उस समय पर rate of reaction क्या होगी? Almost constant, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो। Suppose a small change in concentration is dx in the small interval of time dt, then the rate of the reaction at that instant is given by dx by dt। कल अपन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी नाम दे रहे थे, उसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। और dx बाई dt को क्या नाम बोलेंगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कब ले रहे थे? जब रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 हो और प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 हो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। उस मेजरमेंट की कहानी जो शब्दों में मैं बयां की थी, मतलब बोल के बताई थी, स्टोरी सुनाई थी। स्मॉल सॉल्यूशन बाहर निकालते उसे बोलते हैं एलिक्विड। जब एलिक्विड को जब बाहर निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन को फ्रीज कर देते हैं और फिर उसका टाइट्रेशन करते हैं। वो मेथड अगले पैराग्राफ में आ रहा है। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या है? इन ऑर्डर टू मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय स्टडिंग द concentration of one of the reactants or products at different interval of time। लास्ट क्लास में कौन कौन सी टाइम की बात करी थी हमने? 0 मिनट और 5 मिनट, 2 मिनट की बात करी थी। ठीक है। द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस टू डू सो is to withdraw a small amount of the reaction mixture। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलीलीटर और 5 मिलीलीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ मीन्स मिलीलीटर होता है। सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, कूल इट डाउन इमीडिएटली टू नियरली 0 डिग्री सेल्सियस to arrest the reaction
Arrest का मतलब called freezing the reaction. And then find out the concentration of the reactant or the product by suitable method, usually by titration against a suitable reagent. Suitable reagent क्यों बोला? क्योंकि अगर रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में टाइट्रेशन करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। और एसिड है तो बेस के साथ, और बेस है तो एसिड के साथ. However, this method is not preferred when some observable property like volume, pressure, optical etc. changes with time. जब कभी किसी रिएक्शन मिक्सचर के ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो तब टाइट्रेशन मेथड का कोई जरूरी नहीं है यूज करना. आप इनकी मेजरमेंट टाइम के साथ में चेक कर सकते हैं. लास्ट क्लास में बोला भी था कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रेट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं. इस चैप्टर का एग्जांपल में मैं बताता चलूंगा कैसे कैसे आ रहा है. एडवांस टाइप के जब टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके तब आपको एग्जांपल बताऊंगा. एटसेट्रा चेंजेस विद द टाइम, यानी अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी चेक कर रहे हैं? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट टाइम, and can be observed directly at different intervals of time without stopping the reaction. वहां पर हमें स्मॉल सॉल्यूशन को बाहर नहीं निकालना पड़ता है. जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, उसका प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन कैसे चेंज हो रहा है, उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है. बस यही अंतर है. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑल अदर फैक्टर्स लाइक, दूसरे जो फैक्टर होंगे रिएक्शन के, टेम्परेचर है, सराउंडिंग प्रेशर है, वो क्या रखेंगे? कांस्टेंट. बस केवल चेंज क्या किया हमने? रेट ऑफ रिएक्शन को मेजरमेंट करने के लिए सब्सटेंस का अमाउंट चेंज हो रहा है. which affect the rate of the reaction are kept constant during the kinetic study of the reaction. ये बेसिक थीम होता है एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब नोट करें. आज कामरान ने छुट्टी मार दी. ब्रेक. तो जिसमें आया था क्या?
ओके बेटा, ओके 30 सेकंड और दे रहा हूं। हाँ सार्थक क्या करा? अच्छा डन। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, थैंक यू पार्थ। दवाई भूलिए नहीं, उसने याद दिलाया उसके लिए। इसको निनांश को चलो, ओके भाई, लास्ट लाइव। हाँ, जिसने सबसे पहले लिखा वो कौन था? बता इसका मीनिंग, इस पैराग्राफ का मीनिंग मेरे को देख के बता ना। इधर हूं मैं। वो यूज नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे। और जो भी वो है हमारा टेम्परेचर वगैरह जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोसेस को, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे जब हम इसका स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट करने के लिए निराश, तू क्या समझा इस पैराग्राफ का मीनिंग? सर या तो हम कंसंट्रेशन वाले मेथड से मेजर कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला और उसको एकदम फ्रीज कर, जब थोड़े से सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर एलिक्वेट। एलिक्वेट, यस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, सही है। फ्रीज का मतलब सॉलिड बाई करें या टेम्परेचर को कम करें? हाँ बस, दिल जीत लिया तूने, बस 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 बस, एग्जामिनर का दिल जीत लिया तूने, बस यही चाहिए उन एग्जामिनर को, लेबोरेटरी की बातें पता होनी चाहिए। डन। क्या बोले? ये तो केवल भगवान को बोलते हैं। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? अच्छा, स्मॉल अमाउंट वाले को बोलते हैं एलिक्वेट, ALIQUAT, ALI अल्ली नहीं, एलिक्वेट। ठीक है श्रेष्ठ? यस सर। ओके, हाँ बेटा देखो ये ग्राफ बना हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरफ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे पता चला? नहीं लिखा हुआ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। हर्षल इनके जैसा नहीं बनना है, क्या करें? तेरे को भी कहूंगा इनके जैसा नहीं बनना है, तुम सबको कहूंगा इनके जैसा नहीं बनना है, ठीक है? क्योंकि तुम सब यूनिक हो, अपनी जो यूनिकनेस जो ऑनलाइन में शो कर रहे थे ना वैसे ही शो करने। नहीं, कॉपी मंकी किया करते हैं, और आप सब यूनिक हो और किसी के जैसा नहीं बनना हमें। अगर किसी के जैसा बनोगे तो आप उससे पीछे ही रहोगे, आपको अपने जैसी नेचुरल बैटिंग करनी है, ठीक है? हाँ तो यहाँ रिएक्टेंट जो लिखा है ना, इसके कारण से नहीं, यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रही है? कम हो रही है। अब ये कैसे पता चला कम हो रही है? क्योंकि टाइम इधर बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है? और इस तरफ क्या जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन? 0 से 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, तो ऊपर तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट की। तो लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन लिख के टाइम का ग्राफ बनाता था,
उस समय ये तो नहीं बोलता था कि ये रिएक्टेंट की है क्या। अब बता दिया, तुम्हें क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर कुछ कुछ डेटा दे रखे। अब जैसे यहाँ ये 20 मिनट और ये 0 मिनट, 0 मिनट के 0 पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.05, और 20 पर 0 कहाँ है, 0.01, 0 से ज्यादा और 0.01 से कम। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, 0 से लेकर 20 का एवरेज रेट निकाल सकता हूं। 0 से लेकर 20 मिनट का एवरेज रेट। एवरेज रेट क्यों बोल रहा हूं, क्वेश्चन वाला एवरेज रेट कोई जरूरी नहीं बोले, वो क्वेश्चन वाला बोलेगा रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम 0 to 20 मिनट, बस। ठीक है, तो 0 से 20 का टाइम इंटरवल दे रखा है ना, इसलिए तो अपन क्या करेंगे, यहां 0 से लेकर यहां तक का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.04 नहीं 0.05, और यहां से लेकर यहां तक 20, तो 0.05 अपॉन 20 मोलैरिटी, अरे यहां से लेकर यहां तक 0.05 ही था। हाँ वो ठीक है, फाइनल मैं सोचा 0.05 माइनस, और इसका ये डेटा। अब ये डेटा रीड, डेटा दिया नहीं है, नहीं तो रीड भी कर लेते हैं, मान सकते हैं 0.008 मान सकते हैं ना, कुछ ऐसा करके सोच रहे हैं, है ना। चलो, और अगर मुझे 10 मिनट पर कैलकुलेट द रेट एट 10 मिनट ये कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 मिनट के कोरस्पॉन्डिंग यहां जो कर्व है इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट, हाँ ठीक है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द one of the reactant is studied at different time intervals of the time and these values are plotted against the corresponding times, a graph of the type shown in the figure may be obtained। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें मिल सकता है, नोट कर लो। ये ग्राफ किसके मिड में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ग्राफिकल कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसके लिए तरीका, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। नहीं कोई डेटा लिखने की जरूरत नहीं, तो एग्जांपल ग्राफ बना दो, डेटा भी लिख लो, ताकि अगर 10 मिनट पर रेट मेजरमेंट करना तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया। क्योंकि आपने जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो dx/dt है, d मतलब dy/dx है एक तरह से, y एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन है और x एक्सिस पर टाइम है, तो dy/dx क्या होता है, स्लोप, tan थीटा होता है ना, तो हमने इस पॉइंट पर tan थीटा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बस। ये इंस्टेंटेनियस रेट मेजरमेंट किया अगर 10 मिनट में निकाल रहे, ओके हो गया, 1 सेकेंड। ओके बेटा, अगला ग्राफ ये वाला बनाना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, बना ले ये वाला ग्राफ। इसमें कैसे पता चला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, तो टाइम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है और कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर
इस पर्टिकुलर टाइम टी पर, है ना बेटा, इसका रेट मेजरमेंट करना है तो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ का ये पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देन ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, प्रोडक्ट का रेट मेजरमेंट कर रहे हो तो इस रेट को क्या बोलेंगे, आरओडी, नहीं आरओएफ, आरओडी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आरओएफ। आरओडी बोला तो तुम भी बोलने लगे थे, मैं तो ब्रेक गलत जगह लगाऊंगा, हाँ, ताकि तुम्हें चेक कर सकूं, है ना, अलर्ट रखना। आरओटी थोड़ी बोलेंगे, आरओएफ बोलेंगे ना प्रोडक्ट के लिए। हाँ ये बात, हाँ अभी भी पकड़ेंगे। हाँ ये लो भाई, इसमें क्या कैलकुलेट किया था हमने, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस आरओडी डी एक्स बाई डी टी। हाँ भाई ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, और ये क्या है, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस ये लगातार डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अच्छा ये जो डेटा है ना, ये 0.012 है, ये 12 लिखा है, सही ढंग से नहीं लिख पाया, 0.012 है। तो अब 5 मिनट से 15 मिनट, 5 से 15 मिनट के मिड में रेट फ्रॉम 5 to 10 या रेट फ्रॉम 5 मिनट टू 15 मिनट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 5 से 10 15 का टाइम इंटरवल हो गया, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.012 माइनस इनिशियल कितनी है बेटा, ये 0 मिनट वाली मत देख मत देख लेना, कौन सी वाली देखनी है, 5 मिनट वाली 0.03। अब ये दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, आना नहीं चाहिए नेगेटिव, क्यों, रेट पॉजिटिव होती है, केमिस्ट्री वाली क्या होती है बेटा, ध्यान रखना है, साइंस अपना ही तो सब्जेक्ट है, ये क्षेत्रवाद लगाते रहते तो फिजिक्स किसी पढ़ाएगा क्या, केमिस्ट्री अपनी है तो फिजिक्स पढ़ाएगी नहीं, सब अपने, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर ये मोलैरिटी सेकंड इनवर्स में आंसर लाना है तो क्या करूं भाई, इंटू 60, नीचे 60 करेंगे ना भाई, हाँ ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती भी कर देते बच्चे, ग्राफ दे रखा होता मोलैरिटी पर मिनट का, मर्डर कर देता वो वहां पर, हाँ सिल्ली तो मिस्टेक नहीं होती है, सिल्ली आप हो, चलो नोट करो, मैं थोड़ा तो सिखाऊंगा ना यार, नहीं तो बाद में ये कहोगे कि होमवर्क क्या रहा है, अजय कुछ कह रहा है, नहीं, हाँ यशवी, आदित्य, यशवर्धन, अभिषेक, क्लियर है बेटा, ओके, सक्षम, सोनी, अंगद, ओके, अच्छी बात, ठीक है। और 10 मिनट वाला तो अभी कैलकुलेट कर ही लिया था, 10 मिनट में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी ना, वो कैलकुलेट कर ही लिया था, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो कहानी समझ में आ गई,
तो कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या थ्योरी सीखी हमने, इसको मैंने शब्दों में यहां बयां कर रखा है, एक बार पढ़ते हैं, रिवीजन अच्छा होता रहेगा, चिंता मत करो। टू नो द रेट ऑफ द रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री में 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर है? केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, बस। और 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर थे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, अरे थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स, 6। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट थे लेकिन मैंने एक में ही बोल दिया इसलिए, ताकि तुम्हें ज्यादा, हाँ तो 10, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका 11th का काफी यूज है ना, आराम से देखते हो चल रहा है कहां पर यूज हो रहा है। टू नो द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी टाइम, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट corresponding to that time figure and it is extended on the either side so as to cut the axis, say at the points of A and B, था ना, ये एक्सेस सही लिखा है ना, नोट करो, ये सोच रहा है क्या, हाँ नोट कर ये पैराग्राफ। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या ये सही लिखा है? यहाँ कुछ गड़बड़ी दिख रही है आपको? हाँ, अगर ऐसा लिखना है डेल्टा एक्स तो लिमिट लगा दो, मैथ्स का एक टूल है, वो अपने आप ही dx by dt के बराबर आ जाए। Thus the slope of the tangent gives the rate of the reaction। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी घर पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पढ़ के आ गए तो क्या हुआ, हाँ इसीलिए तो पढ़ के आए। अभी पहले दूसरे चैप्टर ना, नहीं 11th का भी बैकअप करते रहना, भूल न जाना। हाँ एनसीईआरटी तो सही है, सही तो है, कहाँ गड़बड़ है? क्यों देखें, बच्चों को फिजिक्स समझ में आती है इसलिए देखने की जरूरत ही नहीं, घर पे भी आ जाती है अगर रिवीजन, जितना टाइम फिजिक्स और मैथ्स में देते हो उतना केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में देखो। क्या सर सारे क्वेश्चन सर नोट्स में लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन, मतलब हाँ घर पे ना, हाँ तो सही है ना, ये अजय ने किया होगा, नहीं सही है तरीका, नहीं जिसने भी किया अपना स्टूडेंट रहा, मैंने कह रखा है तुम्हें, उससे क्या भले टाइम चला जाए, इसके अलावा क्या काम है तुम्हें, नहीं कोई काम है क्या, धूप सेकता, धूप तो सिकी हुई है, तू सेकता है, हाँ भाई गजब है भाई, स्टूडेंट के लाइफ टाइम में क्या काम है, पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, अपना माइंड कंट्रोल करना भी सीखो। माइंड कंट्रोल कैसे होता है, इन्हीं क्वेश्चन से होता है, सर ने बहुत बढ़िया बात कर दी, सर ने करवाया रे, बहुत बढ़िया, हाँ अपन तो पहले से करवाते हैं अपन, हाँ तू क्या कर रही है, काम मत बढ़ा बच्चों का, जितना करना है उतना मैं क्लास में जो बोलूं वो करना, ठीक है, शब्दों को सही यूज कर। यस सर, अजय ने बहुत सही काम किया। क्या अजय क्या कर दिया, चलो बेटा, अब है कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज रेट, क्या लिखा हुआ है एवरेज रेट, नैनांश पढ़ो इस पैराग्राफ को, ऐसा पढ़ना कि पढ़ते ही तुझे समझाना है, ये भी ध्यान रखना। तुम ये कहते हो ना कि सर वो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं ना
उसमें हम भूल जाते हैं, तीसरी लाइन तक पहुंचते तो पहली वाले को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पैराग्राफ को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते, तो इसलिए क्लास में पढ़वा रहा हूं। पढ़ बेटा निनांश, तू तो घर पे भी लिख लेगा। हाँ, अरे पढ़ तेजी से सब, ताकि सब सुने तेरी मधुर वाणी। हाँ, तो ग्राफ कहां गया भाई? ये रहा, ये x1, ये x2, ये t1, ये t2 बनाया था क्या तुमने? तुमने ये ग्राफ बनाया था ना? गारंटी है तुमने x1 x2 नहीं बनाए होंगे, और t1 t2 नहीं बनाए होंगे। अब बना लो, उसमें उसी ग्राफ पे ऐड कर लो, है ना? हाँ। अरे भाई, एक अच्छा थानेदार वही होता है जिसने सब गुंडागर्दी देख रखी हो, कर रखी हो नहीं, देख रखी हो। जो समय से ज्यादा और बातों से भी आगे समझ जाता है ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता। भावनाओं को समझो, ज्यादा नहीं सोचना। डर यार थोड़ी रहा हूं, तू यार ऐसे मुझे घूर के देख रहा है और श्राप देने की मुद्रा में बैठा है। हाँ, तो ये T1 से T2 और ये X1 X2। भाई तो लोग इतने दिन से, वो आप इंट्रोडक्शन में भी देखते हो, इतने सालों से पढ़ा रहे थे, उसको पता चल जाता है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें कॉपी देख रहा हूँ क्या। तो मुझे पता है, चेहरे से पता चल जाता है इसका क्या होने वाला है। कुंडली मत दिखा लेना, आने आ जाए सर मुझे बता दो अब क्या होने वाला है आगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। आगे ये है कि आपके पास में 5 से 15 वाला मैंने कैलकुलेशन करवाई था, वही लैंग्वेज में लिखवा दिया। 5 से 15 में 0.03 दोनों का डिफरेंस। लेकिन मैंने उस था, पहले ये लिखा था, बाद में ये लिखा था, तो आगे क्या ले लिया था? माइनस। ठीक है, आप भी ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, हाँ हाँ लिख ले। यशवर्धन, नहीं नहीं चेंज कर दिया मैंने। अंगद लिख लिया ना? एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, लिख रखा है अब। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, द टाइप ऑफ द कर्व obtained and the rate of the reaction at any instant of time are calculated as shown in the figure। ये चीज मैं क्यों लिखवा रहा हूं तुम्हें पता है? आते बोर्ड में कि बताइए प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट कैसे मेजरमेंट करोगे, डिस्क्राइब इट। उस समय के लिए रिएक्टेंट के लिए कैसे होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो यार, 11th में क्यों नहीं करते थे ऐसा? 11th में बोर्ड नहीं, उस समय कर, और टाइम भी अपने पास इतना नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जहां जहां जरूरत है। स्पीड बढ़ गई देखो लिखने से, है? अच्छा, चलो इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, एवरेज रेट हो गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन, पहले क्वेश्चन को लिख लो बेटा। फॉर द रिएक्शन 4NH3 गैसेस, क्लास में लिखना क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर मत बताना रे, हाँ अच्छे ढंग से सॉल्व करना फेयर कॉपी में। 4NH3 gaseous plus 5 oxygen gases convert into 4NO gases plus 6 H2O gases. Given dNO by dt is equal to 3.6 into 10 to the power minus 3 per mole per liter per second.
गलत है वो यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये है यूनिट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं क्वेश्चन में समझा सकता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपका माइंड डेवलप करने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी बच्चा बताएगा। हाँ यशवी, बेटा एक्सप्लेन करो, कोई तरीका हो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर आई गेस वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, हाँ तो उससे सर वो कोएफिशिएंट वाला यूज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही बोला। बस एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, बस तुम यहाँ पर एक गलत बोली हो कि एवरेज रेट दे रखा है, एवरेज रेट नहीं दे रखा है, डी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस रेट दे रखा है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाँ सेम आएगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में एक रेट दे रखी हो, दूसरी पूछी जाए ना, सबसे पहला काम क्या किया कर लिया करो, रेट ऑफ रिएक्शन सभी सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में लिख लिया करो। अमोनिया के रेस्पेक्ट में लिखेंगे -1/4 DNS3/dt, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में -1/5 DO2/dt इज इक्वल टू NO के रेस्पेक्ट में 1/4 DNO/dt इज इक्वल टू 1/6 DH2O/dt। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी एक बार एक लिखने के बाद। फिर आपको क्या दे रखा है, DNO/dt दे रखा है, इट मींस ये वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन से दे रखा है। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया मींस ROD ऑफ NH3 इज इक्वल टू माइनस DNH3/dt चाहिए। तो बस माइनस DNH3/dt ये रहा, तो इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3.6 इंटू 10⁻³ यही आंसर आएगा। माइनस का आंसर नहीं आएगा बेटा, कोई माइनस बोला था बीच में, हाँ ठीक है। चलो सेकंड, अब क्या देखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ने वाटर, वाटर का पूछा गया है, तो इट मींस DH2O/dt पूछा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू DH2O/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 यहां से इस तरफ ले जाओ, 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। 5.4, हाँ बहुत बढ़िया, 5.4 इंटू 10⁻³ ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब। हाँ जी नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, इफ इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10⁻³ mole per liter per minute, what will be the rate of formation of NO2 and O2 during the same time interval? तो अब की बार ये रेट किसकी दे रखी है वाली, हाँ एवरेज रेट ऑफ N2O5, एवरेज ROD ऑफ N2O5, हाँ वही रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 divided by 2 and average rate of formation of oxygen divided by 1/2. हमें चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये चाहिए, ये दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³ एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0.9. हाँ यशवी क्या कह रहे हो? डिवाइड नहीं करेंगे, किस में डिवाइड करना है? ये कर तो दिया हमने। मतलब 3.6 है। हाँ नहीं, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई वही डिवाइड बाई 2 हो गया, मैं इसको कर रहा हूँ 1.8। हाँ जी, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो। हाँ सही कह रहे हैं, ये गलत है क्या? नहीं है, मतलब यही कह रहे हो ना? अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होने वाला है, तभी ऐसा भगवान ने संदेश दिया नहीं है। नहीं हो सकता गलती हो, सॉल्व करो। हाँ ये गड़बड़ तो है इसमें, वैल्यू उतनी खराब लगी। हाँ वही, वो बच्चे ने सही बोला 1200 नहीं आएगा, 120 आएगा। इससे तो आंसर ही नहीं आएगा। मैंने बोला ना कुछ हिंट दिया, बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। सर बी। हाँ बी आ गया आंसर। हाँ बेटा, अंगद, यशवी, आदित्य, देव, अभिषेक, श्रेष्ठ, सक्षम, क्लियर है बेटा? समझाने की जरूरत तो नहीं है। पार्थ क्लियर, एक बार बता दीजिए, पार्थ को बताना है ना, ठीक है।
तो किसको बताना है भाई? देव। हाँ भाई अंगद, समझा? तूने क्या समझा? मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन क्या है कि क्रॉस चेक भी हो जाता है अंगद सो रहा है कि जग रहा है। सर ये जो आरओए है वो तो होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्या क्या दोबारा बोलना। जो कहीं जो आरओ आर है, हाँ आर है, हाँ, वो होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, फिर और वो होगा आरओए बाय आर ओ आरओ टी बाय 2। आर ओ डी ऑफ ए अपॉन 2, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। और डेल्टा टी 10 भी तो लिखना है। चलो वो आर ओ डी में आ जाएगा। और बोल। मतलब हम आगे बोल सकते हैं आरओ डी बाय बी अपॉन 1 हाँ इक्वल टू आरओ एफ ऑफ बी अपॉन 2। हाँ ठीक है बेटा। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज को, तो किसमें मैं कैसे किसमें वैल्यू पुट करूं? ये डेल्टा पी में? सर वो जो डेल्टा पी है वो है 20 मिलीमीटर, डेल्टा टी 10 मिलीमीटर। ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ वो किसका डिक्रीज हुआ? नहीं किसका? ये 120 से 100 mm आया है, तो मैं अंगद से पूछ रहा हूँ ना, अंगद से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई अंगद, यस सर। हाँ बताओ, ये 120 से 100 किसका है? ये ए का है या रिएक्शन मिक्सचर का, या बी का है या सी का है? अच्छा मिक्सचर का होगा क्या? है कंफ्यूजन है। देखो आप अपने डाउट क्लियर नहीं करते हो ना, इसलिए फिर वो जब प्रैक्टिस शीट आएगी वहां पर तुम अटक जाते हो, इसलिए मैंने अचानक से पूछा। ठीक है हाँ भाई, अब अंगद की बात को तू पूरा कर। मिक्सचर का चेंज इन प्रेशर, अगर मैं इसको 2p मान लूं और उसका p मान लूं, किसका? इन दोनों का इनिशियल प्रेशर, तो ये कितना हो जाएगा? 2p। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? p। और कितना देर का डिफरेंस? देखो ये इनिशियल रिएक्शन का प्रेशर और ये फाइनल प्रेशर, क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट मान ली मैंने इस टाइम में, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? p इक्वल टू 20, यही कहना चाह रहे हो ना? p इक्वल टू 20। लेकिन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, लेकिन जो टाइम इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमने मान लिया कि इसका जो इस टाइम इंटरवल में जो सी का अमाउंट जो बन रहा है वो 2p बन रहा है। ठीक है हाँ हम बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। पी नॉट माइनस, तुमने इसको क्या माना है? 2p माना, इसको p माना, 2p माइनस एक्स। मैं x ने इसको मान लिया तो इसको x/2 कर लूंगा ना। लो भाई, कई तरीके हैं मानने के, कुछ भी हो। a प्लस बी, इसको इन्होंने 2p माना है, 2p माइनस 2x, तो p माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, ये क्या कह रहे हो बेटा? रिएक्शन मिक्सचर के लिए क्या? थोड़ा क्लियर बोलो। रिएक्शन मिक्सचर के लिए तो डेल्टा पी लेके आना है। पूरे रिएक्शन मिक्सचर के लिए डेल्टा पी निकालेंगे तो क्या होगा? इनिशियल प्रेशर कितना था? 2p। ठीक है, इन दोनों से 2p और p इडियोमेट्री सॉल्व करते थे मन 11th क्लास में, वही मेथड है। इनिशियल फाइनल प्रेशर तो क्या होगा बेटा? कम होगा, और इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए डेल्टा पी जब निकाल रहे हो ना, क्योंकि आपको तो रेट चाहिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मींस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही तो चाहिए। 1/2 मत कर देना, नहीं तो रेट आ जाएगी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, डेल्टा पी निकालने वाला फाइनल माइनस करते हो तो नेगेटिव साइन से आएगा। ठीक है, तो कितना ये रह गया भाई? dx x/t। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है प्रेशर चेंज? 20 mm। और टाइम कितना दे रखा है? 20/10 कितना हो गया बेटा? कोई डाउट?
ठीक है, तो इसको क्या करूं, इसको भी 2 का डिवाइड करूं, इसको भी 2 का डिवाइड करूं, तो ये तो 1 ही रह गया फिर तो। हमें तो ये सर ये चाहिए था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास एक्स बाई टी, यानी ये 2 इंटू 2 4। हाँ जी, ठीक है बेटा। अग्निवा क्लियर है, देव क्लियर है भाई, आंसर क्या आ रहा है? जो भी प्रेशर चेंज हो रहा है वो सी के अपीयरेंस की वजह से ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रेशर चेंज को सी का ही प्रेशर चेंज, हाँ मानना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है ना। ये तो अगर मान लो यहाँ पर तो जो एक्स है वो 20 मिलीमीटर ही है, तो कहीं और अगर अलग होते कोएफिशिएंट तो हमको वो ऐसे करना पड़ता है प्रॉपर्ली। हाँ प्रॉपर्ली यार, ये गैसियस रिएक्शन का एग्जांपल है, गैस में P प्रोपोर्शनल टू N कॉन्सेप्ट लगा लो, है ना, इडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, उस वो एक लेक्चर पढ़ा था अपन ने उससे। ठीक है बेटा, अंगद क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। देव ओके, तो आंसर क्या रहा फाइनल? बॉम्बे। हाँ बोलो। हम लोग 2A का प्रेशर 2B ले लिए और B का प्रेशर 3 लिए, वो हर केस में तो नहीं ले, मतलब इस केस में तो आंसर आ गया, बट कहीं लिखा तो नहीं लेते बेटा आप जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको आप इनिशियल प्रेशर के फॉर्म में ले सकते हैं, जब कुछ अमाउंट नहीं दे रखा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ठीक है, तो हमेशा आंसर सही आएगा, इस केस में तो नहीं सब में आएगा, सब में आएगा अजितेश, सब में आएगा। चलो, यूनिट ऑफ ROR है, क्वेश्चन नहीं है भाई, यूनिट ऑफ ROR क्वेश्चन कितना करेगा, वो हो तो गए, एवरेज इंस्टेंटेनियस थ्योरी बता दी, बाकी होमवर्क भी बताएंगे, सब कुछ क्लास में कर लेगा। हाँ हाँ नहीं भाई मैं कहाँ देता हूँ, मुझे दिखा भी देना, नहीं मैं उनसे ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। देखिए सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट ही नीट है ना। चलो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ भाई, ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, अमाउंट की यूनिट क्या है? क्या है? इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैपिटल M मीन्स मोल पर लीटर में है और टाइम मिनट में, टाइम इन मिनट। ठीक है, तो आपके पास यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई भाई? मोल पर लीटर पर मिनट। भाई निनाज नशेड़ी में क्यों हो रहा है, नशे में आ रहा है भाई, मैं मिनट बोला है तो भी सेकंड बता रहा है, कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन इस समय आंसर तो देना पड़ेगा मिनट में। हाँ अरे ऐसा ही तो मिनट ही है, क्योंकि मैंने लिख दिया ना यहाँ पर टाइम मिनट में, तो ऐसा ही दे रहा है। तो अब बताओ, अब यूनिट आपको नहीं दे रखी है तो क्या ये एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कौन कौन सी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की होंगी? बिल्कुल बन सकता है, जैसे पर सेकेंड,
या पर मिनट बोल दूं, नहीं तो वो नाराज हो जाए। क्या पर मिनट? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पर मिनट हो सकती है क्या? यस। कैसे? हाँ, पर मिनट। जो वो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, या कोई रिएक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में काउंट कर रहे हो आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में काउंट करेंगे, तो फिर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल की यूनिट कुछ नहीं होती, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए पर मिनट बोलूंगा। टाइम की तो यूनिट होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टूटे डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो रेट कहलाएगा उस समय पर। थैंक यू। इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in terms of number of particles per minute, ये यूनिट होगी। if amount of substance in terms of, क्या लें बेटा? प्रेशर, प्रेशर के टर्म में लें, और प्रेशर को एटीएम में ले रहे हैं। हाँ, एटीएम पर मिनट। if amount of substance is taken in terms of moles, thank you, if amount of substance in terms of mass, और मास की यूनिट ग्राम में, क्या कर रहा भाई भोली? ऐसा मत कर। तो ग्राम पर मिनट। इतना जल्दबाजी मत करो भाई, मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, 98 से तो पढ़ा रहा हूँ, और काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो भी मेरे को जल्दबाजी नहीं है, और तुम एक साल में उब गए, हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहते हो। आरओएच की जरूरत नहीं है, ये घमंड है, इसको घमंड है एनर्जी का कि सर टाइम नहीं है मेरे को 3 सब्जेक्ट करने हैं। जबकि कामरान ने बताया है, साइंटिस्ट कामरान ने बताया कि एंजॉय लेके पढ़ो। अब एंजॉय नहीं ले रहा है, तो हाँ, एक दिन पढ़ा, एक दिन एंजॉय करने चला गया। ठीक है, चलो बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया? कितने टाइप की यूनिट हो गया बताओ? नोट्स मत देखो, नोट्स मत देखो, हाँ नोट्स मत देखो। हाँ, कितने टाइप काउंट करो? पहला मोल पर लीटर पर मिनट, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल, तीसरा मोल पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर मिनट, ग्राम पर मिनट, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी ले सकते थे, मैंने लिखा नहीं, लीटर पर मिनट। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए आने जा रहा है ये। अगर आपके पास नाइट्रोजन गैसियस प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैसियस कन्वर्ट इनटू 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया गैसियस, ये कोई रिएक्शन है? वैसे तो रिवर्सिबल होती है, लेकिन मैं इरिवर्सिबल के फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, चलो, तो इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया is equal to 3.4 gram per minute, then calculate rate of disappearance of nitrogen
in gram per minute, rate of disappearance of hydrogen in gram per minute. दो मिनट का टाइम है, जिसका आंसर आ जाए वो केवल हाथ खड़े करना, 2 मिनट से पहले जो आ जाए। अग्निवा क्या आंसर आ रहा है? सर 1.7 and 5.1. 1.7 एंड 5.1। वेल डन, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब। आदित्य यही आंसर है? अच्छा यही है, दोबारा बता दो यार एक बार। आदित्य तुम? 1.7 और 5.1। बहुत बढ़िया, गुड। 2.806 ये अजय का आंसर। अभी 2 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1 मिनट हो रहा। हाँ भाई हर्षल, हर्षल बता आंसर। ये वाला, पहला वाला, ठीक है। हाँ भाई स्पर्श, तुम तीनों एक साथ बैठे हो। 0.6, चारों का यार, अरे नहीं कॉपी नहीं देख, हाथ नहीं मिलाने का क्या है, गलत भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है। अरे बूटी लेके बैठा तू, अभी डांटा था थोड़े तेरे को मैंने देखा, जब जब मैंने डांटा है ना तब तक अलर्ट होकर फिर साइड से सॉल्व करता है। हाँ अरे हाँ, तो बच्चों जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देखता हूं। देखो 3 ROF देगा 3.4, ठीक है, तो 3.4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, ये ROR आएगा। और ये ROR नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में भी यही होना चाहिए। यस सर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन यही रहेगा ना बेटा? यस सर। सो सैड, ये गलत है। यहां आपने मोल का कत्ल कर दिया। उठा ले रे बाबा, मुझे दे दे इनको। क्या कर रहे हो यार, मोल कॉन्सेप्ट का कत्ल कर दिया तुमने। मास यहां पर ये बोला है कि जब इसके 2 मोल बनते हैं ना तब इसका 1 मोल रिएक्ट होता है। तुमने बताया क्या, इसका 3.4 ग्राम बनता है तब उसका आधा और बना है, इसका कर दिया। अब भाई मास मेथड में स्टोइकियोमेट्री का डिवाइड नहीं करते रे बाबा। यशवी क्लियर है बेटा? तुम्हारा कौन सा आंसर आ रहा था? सर मैं तो 2.26 का 2.8। ओहो, हाँ हो सकता है कुछ आपकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी हो गई होंगी। चलो देखते हैं हम। तो ये इसलिए गलती तो यहाँ पर हमने देख लिया है। अब फाइनल आंसर देख लेते हैं। फाइनल आंसर के लिए ROR in terms of ammonia, RO hydrogen upon 1, ROD of hydrogen upon 3, ठीक है बेटा। अब भाई बेटा बातचीत नहीं होनी चाहिए। यहां पर ROF ऑफ अमोनिया दे रखा है, वो कितना है? 3.4, ठीक है, अमोनिया के लिए 3.4 है। ग्राम पर मिनट दे रखा है, लेकिन आप जब यहाँ 2 का डिवाइड करते तो ये पर मोल होता है, तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट करो, 17 का डिवाइड करो, तब 2 का डिवाइड करना। तो ये अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी ना वो मोल पर मिनट में होगी। तो हमेशा ध्यान रखें ये फॉर्मूला, यहाँ एक, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको यहाँ गूगल मैंने क्लीन बोल्ड किया आप सबको। सीधी सीधी बॉल आ रही थी अब तक, बीच में मैंने भुला दिया, भूला, तुम तो भूले कि नहीं भूले? बीच में तुम भूल गए क्या? मैंने बीच में टॉपिक दूसरा ले आया और फिर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। एक रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा, दूसरा पूछा जाए तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का डिवाइड तो करना है, लेकिन कब? जब अमाउंट मोल या मोलैरिटी के फॉर्म में दे रखा, मास के फॉर्म में कभी यूज नहीं करते।
मास को पहले मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है बेटा। हाँ श्रेष्ठ कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। आपका हाथ खड़ा था इसलिए मेरे को। तो इस तरह से 0.1, ये तो 0.1 मोल पर मिनट। अब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उससे मास कैलकुलेशन करो। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये तो 0.1 आ गया इसके अमोनिया के लिए। तो डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये भी 0.1 ही रहेगा मोल पर मिनट, लेकिन आंसर हमें ग्राम में चाहिए। तो कौन है नाइट्रोजन, तो इंटू 28 ग्राम पर मिनट। हाँ 2.8। दूसरा वाला सेकंड टाइम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स 0.3, 0.1 इंटू 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.6 ग्राम पर मिनट। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट का आंसर पहली बार में ये आ गया था? ईमानदारी से हाथ खड़े करें सभी बच्चे। हाँ 3 तो ऑनलाइन, 3 4 ऑफलाइन, 5। चलो कोई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं आप, रिवीजन अच्छा करें, ठीक है। आगे और इसको स्टार बना लो, ये आ चुका है कई बार क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। आपको उस दिन ओरिएंटेशन वाले दिन बताया था कितने सारे बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन चिन्नियों का होता है, 10 लाख में से 10,000 का, 2 लाख का मान लो जेई मेंस के लिए, 2 लाख एडवांस के लिए, फिर उसके बाद 10,000 सीटें अच्छी वाली, ठीक है। तो क्यों, तो बाकी तो बस फॉर्म भरने वाले हैं। मेहनती कितने, ज्यादा ज्यादा 1-2 लाख 10 लाख में, बाकी तो सब बेचारे नहीं कर पा रहे। कोई यार नहीं, कभी कोई कब जागता है, कोई कब जागता है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी गलती, यहाँ पर क्या सीखा हमने, ये वाला मेथड कब लगाना है, मोल्स में हो और पूरी रिएक्शन होमोजीनियस हो, ये भी ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन यूज कर लो, जो आपने यहाँ पे लिख लेना, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, this equation is applicable for homogeneous reaction। सर मैं नाउ सेम स्टेट में कोई एक मान लो अगर लिक्विड में तो उस समय नहीं कर सकते ऐसा काम, क्योंकि बताता हूं, होमोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास में कोई रिएक्शन दे रखी है, 2 टाइम्स ऑफ H2O2 एक्वस, H2O2 एक्वस कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैसियस, क्या बैलेंस। तो ये भाई साहब एक्वस, ये लिक्विड, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो मोल के फॉर्म में ही लगाना, ठीक है। मोल के फॉर्म में तो ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन लगाओगे मोल के फॉर्म में लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम के टर्म में जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो सबके वॉल्यूम अलग अलग होंगे। यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, अलग अलग चीज है। ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन है, हेटेरोजीनियस रिएक्शन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है आपसे। क्या गड़बड़ हो सकती है कि आपके पास नंबर, यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो जब होमोजेनियस रिएक्शन होती है तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। भाई कोई डाउट है किसी को? हाँ मोल के टर्म में तो सब जगह लग जाएगा, मोल के टर्म में हर जगह लगेगा, ठीक है। कुछ आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो बच्चों,
कुछ कहना चाह रहे हो यशवर्धन? कुछ ऐसा लग रहा है कि अपने हमारे प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलो आगे बढ़े। अब है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलरिटी नाम से पता चलता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। बट लेकिन ये ऐसा टेंशन में बताना कि अगर कोई रिएक्शन आयन की फॉर्म में है तो उसमें आयन मिलेंगे, रिएक्टेंट आयन मिलेंगे, मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। और अगर कोई एटॉमिक रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट कौन मिलेंगे? एटम, तो उसमें मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। तो उस जगह मॉलिक्यूलरिटी का फीलिंग क्या होगा? जब कभी कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रिएक्टेंट में केवल मॉलिक्यूल है, तब तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सम कर देना। लेकिन अगर एटॉमिक फॉर्म में तो रिएक्टेंट का सम कर देना, आयंस हैं तो भी रिएक्टेंट का सम कर देना। इट मींस जनरल टर्म क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की? टोटल रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। अब जब आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो या रिएक्टेंट की बात कर रहे हो तो रिएक्टेंट का सम करोगे तो रिएक्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर रिएक्टेंट जीरो हो जाए तो मजा आ जाए, रिएक्शन ही नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए जीरो नहीं हो सकता। कौन? रिएक्टेंट जीरो इसलिए नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सारे रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ तो नंबर होगा और वो इमेजिनरी नहीं हो सकता। कहीं कहो कि इस रिएक्शन के सारे पात्र काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। इमेजिनरी नहीं होंगे, कैसे होंगे? रियल, नारियल नहीं, रियल होंगे। ठीक है? और पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव रिएक्टेंट होता ही नहीं है नेगेटिव। ठीक है? तो ऑलवेज ए, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होल नंबर मत सोचो, ऑलवेज ए होल नंबर नॉट जीरो, इसलिए लिखा है। आप ज्यादा मैथ्स लगाते हैं, होल नंबर है तो जीरो होता है, नेचुरल नंबर एंड नेवर फ्रैक्शन। क्या आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर ले आजा, है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है? अब मॉलिक्यूलरिटी का मतलब समझ में आ गया। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या है? देखो, टोटल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड in a balanced chemical reaction is called as molecularity। बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है और मेंस का भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें शुरू की जो थ्योरी चल रही है उनमें से ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे, बोर्ड में लिखवाया जाएगा। राइट मॉलिक्यूलरिटी, हाँ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मॉलिक्यूलरिटी एंड गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक एनी थ्री। ऐसे देता है पास में। ठीक है? ऑलवेज ए होल नंबर नॉट जीरो एंड नेवर ए फ्रैक्शन, पहला कैरेक्टरिस्टिक। सबको क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी है ना, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट मतलब जो कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तभी तो रिएक्शन होगी। लेकिन जब मॉलिक्यूल जब पास आते हैं ना तो जाने अनजाने इलेक्ट्रॉन भी पास आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल का सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर रहा है, रिपेल करेगा, रिपल्शन के कारण से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं उतने ज्यादा रिपल्शन बढ़ता है, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट simultaneously is very small. Hence the molecularity greater than 3 is not observed। मतलब रेयर होगी, बहुत कम होगी। पॉसिबल तो है क्योंकि अपन हमेशा नहीं बोल सकते, ऐसा रिसर्च चल रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और जेई मेंस में आ चुका है स्टेटमेंट। रीजन क्या होगा इसमें? क्या होगा, मॉलिक्यूल जब पास आते हैं तो क्राउडिंग बढ़ती है, रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है बेटा? केवल ये 2 पॉइंट लिखने थे अपन को।
सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर 0 हो, क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 पॉसिबल है? वो नो कह रहा कोई। अरे भाई 1 पॉसिबल है। अरे बोलो लक्ष्य वालों, 1 पॉसिबल है तो उसको क्या, कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? अरे वाह, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कभी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो ना, रिएक्टेंट 1 हो, तो उसे बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लिखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ molecularity. If molecularity equal to 1, if molecularity is equal to 1, then it is called as, क्या बोलेंगे? Unimolecular reaction. If molecularity equal to 2, not bimolecular reaction. यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूलरिटी 1, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी 2। एंड नेक्स्ट वन ट्राइमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलर, टेट्रा नहीं, टर, ट्राइमॉलिक्यूलर और टर 3। ठीक है बेटा? चलिए अब बात करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ, इसमें लिखो रेट लॉ का मतलब क्या है बेटा? रेट लॉ, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल, this is an experimental rate equation which relates rate with amount of substance, amount ये क्या होता है बेटा? एक एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन है। ये मन अपने मन के विचार नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट पर बनाई हुई रेट इक्वेशन होती है। एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जब मैं ऑर्डर डिटर्मिनेशन सिखाऊंगा तब आपको एग्जांपल ये स्टेटमेंट को याद दिलाऊंगा। ठीक है? इस रेट लॉ को लिखने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन वाला मेथड। लॉ ऑफ मास एक्शन का मेथड क्या होता है? फॉर ए रिएक्शन सपोज A of A plus B of B convert into C of C। ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रेट है ना, R से रिप्रेजेंट करूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखते थे? प्रोडक्ट ऑफ द, पहले प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द स्टेबल सब्सटेंसेस, स्टेबल सब्सटेंस एंड रेज टू पावर्स। और वो रेज टू पावर्स जो होती थी वो किसके बराबर होती थी? उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती थी। और क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है, वो थ्योरी बेस है, तो आप उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A एंड B इसकी पावर लगा देते थे। ठीक है? लेकिन अब वो पावर
थ्योरी बेस्ड नहीं चलेगी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड चलेगी। तो यहां अगर मैं अमाउंट ऑफ ए लिखता हूं तो उसकी पावर ए नहीं लिखनी, कुछ और लिखना है। ए हो सकता है बराबर हो, एम की वैल्यू ए के बराबर हो सकती है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। ये किसको पता चलेगा एम की वैल्यू ए के बराबर है कि नहीं? इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। और ये कैसे डिटरमाइन करते हैं इसका एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम। ऐसे बी की पावर एन, ठीक है बेटा। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ए टू द पावर, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ वेयर के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का एक और नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और नाम लिखा जाता है इसको वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट। के को हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, चलो बेटा अब यहां पर मैं पहले रेट लॉ के बारे में आपको समझ में आ चुका है पॉइंट। ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसे एक एग्जांपल से न्यूमेरिकल में मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा ऑर्डर डिटर्मिनेशन के टाइम पर, ठीक है। आपको केवल इतना ही समझना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर रेट होगी, वो रेट कोई भी हो सकती है, एवरेज आरओडी हो सकता है, एवरेज आरओएफ हो सकता है, इंस्टेंटेनियस आरओडी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस आरओएफ हो सकता है, या आरओआर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रेट, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? किसके? स्टेबल सब्सटेंस के। और उनकी पावर जो आएंगी वो कोई जरूरी नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो। इन पावर से क्या मतलब है? इन पावर का मतलब है कि बेटा अगर मैं k लिखता हूं, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? r अपॉन a टू द पावर m एंड b टू द पावर n। concentration of a is equal to 1 and concentration of b equal to 1, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 टू द पावर m प्लस n 1। सो r इक्वल टू k। तो कोई अगर आपसे बोले कि सर ये k है वो क्या है, तो मैं कहूंगा कि इक्वल टू r, लेकिन हमेशा नहीं, जब यूनिट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेके चल रहे हो, यानी एक स्पेशल कंडीशन पर ही रेट ऑफ रिएक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इसका मतलब K is defined as the, देखो K is defined as the rate of reaction for per unit amount of substance। कभी भी कोई रेशो के फॉर्म में फॉर्मूला हो और उसकी डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? ऐसे ही डिनोमिनेटर को 1 बना लो, जैसे डेंसिटी की यूनिट बना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W अपॉन V। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही क्या बोलूंगा? रेट व्हेन यूनिट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो लिख लो रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट is defined as the rate of reaction at unit amount of reactant। रिएक्टेंट की अमाउंट कितना लेके चलना है?
यूनिट या यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा के बारे में। अब अगर मेरे पास यहां पर कोई रिएक्शन दे रखी है, ए कन्वर्ट इनटू बी, 2A कन्वर्ट इनटू बी, सपोज इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। और वो क्वेश्चन में दे रखा हो R इक्वल टू के ए टू द पावर, ऐसा लिखा है, एम नहीं ऐसा लिखा है, दे दिया हाँ, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, इस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में ये हमें बता रहा है कि ए को अगर डबल करोगे तो रेट भी डबल होगी, ए को ट्रिपल करोगे रेट भी ट्रिपल होगी, होगी कि नहीं बच्चों? लेकिन सर अगर रेट ऐसा, रेट इक्वेशन ऐसा होता, कैसा? तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क, रेट रिमेन्स कांस्टेंट। अरे वाह, बच्चा बोला। और अगर वो हो जाए रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 2, तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी? और रेट को सॉरी कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम कर दें तो 4 टाइम कर दें तो इससे क्या पता चलता है कि यहां पर ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है अपने मन की काल्पनिक बातों से डिपेंड नहीं करता है, यही नंबर डिफाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कितनी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। ये वो नंबर हैं जो ये बताते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो जाएगा। ये ऑर्डर देते हैं रिएक्शन को, ये क्या कहते हैं? रिएक्शन को ऑर्डर देते हैं। मैं अगर 1 हूं तो ए को डबल करो, रेट डबल होगी। मैं अगर 0 हूं तो ए को डबल करो, रेट कांस्टेंट रहेगी। मैं अगर ए की वैल्यू ए की पावर 2 है तो क्या कहता है? ए को डबल करो, रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यानी कि ये ऑर्डर दे रहा है ना सब, इसीलिए इन नंबर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने मॉलिक्यूलरिटी, वो क्या कहता है? टोटल रिएक्टेंट। तो बताओ बच्चों इसमें कितने रिएक्टेंट है? 2। हाँ, वो कई 3 बोलते हैं, 2 और 1 3। अब वो रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट है। कितने रिएक्टेंट है? 2। तो ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की? 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ये है 1, अगर ये है, अगर ये है, तो इस तरह से हमारी इस इक्वेशन में ये क्या है? m क्या है? a की पावर। तो ये बताता है a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। और n क्या है? इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं m ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, n ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b। WRD मतलब विद रेस्पेक्ट टू। और जो भी रिएक्टेंट की पावर का जो सम है, कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर जो लगी हुई है उनका सम m प्लस n कर दो। अगर c होता c की पावर, उसको भी सम कर दें तो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बच्चे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं m पार्शियल ऑर्डर, लेकिन पार्शियल ऑर्डर लिखो तो किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट। n भी पार्शियल ऑर्डर होगा किसके रेस्पेक्ट में? b के। अरे m प्लस n क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए देखते हैं अगला लेक्चर। ओके बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कुछ पढ़ाई की थी क्या बन्ने? आज कुछ पढ़ाई की थी क्या बेटा? क्या पढ़े थे? एवरेज रेट,
इंस्टेंटेनियस रेट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और एक गूगली क्वेश्चन, अगली नहीं गूगली क्वेश्चन। और उसके बाद में क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलरिटी, और फिर रेट लॉ, फिर इसके बाद ऑर्डर के बारे में स्टार्ट किया। ठीक है, इन्हीं के आगे के क्वेश्चन को जानने के लिए देखते हैं अगला लेक्चर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।